आपका हमारे YouTube चैनल nursingfuture.in के एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन देखेंगे। उनमें आप सेल्फ एग्जामिनेशन तौर पे देख सकते हैं कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है और कितने का आप सही आंसर दे सकते हैं या एक बार पढ़ के आप उनको समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आप नोट्स बनाते जा रहे होंगे, साथ साथ में आप नोट्स जरूर बनाते जाइए। नोट्स बनाने से क्या होता है, हमें बार बार वहीं पे नहीं जाना पड़ता है। जो भी रहते हैं क्वेश्चंस रहते हैं उनको बहुत जल्दी आसानी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम दिया है www.nursingfuture.in। आप हमारी इस वेबसाइट पे जाके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जितना है इनको रिटन फॉर्मेट में भी देख सकते हैं और इनके साथ जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज हुए हैं और इनके और भी जो ऑप्शन है उनका क्या मतलब है, उनको क्या मीनिंग है, उनको कहाँ पे किस तरह से यूज करते हैं, आप उनको भी बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वो आप बहुत आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। इसमें है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्कैबिज। स्कैबिज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो इसके ऑप्शन में दिया है कि 25% बेंजाइल बेंजोट है या 5% परमेथिन है या 1% HCH है या 5% सल्फर ऑइंटमेंट है। तो यहाँ के ये सारे ऑप्शन में जब आप हमारी वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो वहाँ पे राइट आंसर के साथ ये सारे लिखने के साथ राइट आंसर के साथ आपको बाकी के ये जितने भी आंसर हैं 25% बेंजाइल बेंजोट क्या होता है, इसके इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन क्या है, इनके यूजेज क्या है, 5% परमेथ्रिन क्या होता है, 1% HCH क्या होता है, सल्फर ऑइंटमेंट क्या होता है, आपको इस तरह की भी जानकारी सारी वहां पे देंगे जिसके एक क्वेश्चन के साथ ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो इसके राइट आंसर को हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है 25% बेंजाइल बेंजोट, जो कि स्कैबिज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रग यूज टू प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्टेड इन ए चाइल्ड ऑफ HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट मदर इज। तो प्रेग्नेंट मदर का जो बेबी है उसको डिलीवरी के टाइम पे वर्टिकल ट्रांसमिशन से बचाने के लिए कौन सी ड्रग है बच्चे को दी जाती है? इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि सिंगल डोज ऑफ निवेरापिन टू न्यूबॉर्न या नेविरापेन फॉर 6 वीक to 3 months टू न्यूबॉर्न, सिंगल डोज ऑफ जाइडोब्यूटिन टू न्यूबॉर्न, जाइडोब्यूटिन फॉर 3 months टू न्यूबॉर्न। तो यहाँ पे आप राइट आंसर देख सकते हैं। राइट आंसर में यहाँ पे है कि नेवेरापाइन की जो डोज है वो 6 हफ्ते से लेके 3 महीने तक न्यूबॉर्न बच्चे को देते हैं। बाकी कैसे देते हैं, किस तरह से देते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन से बचाने के लिए और क्या क्या प्रिकॉशन है, बच्चे को कैसे किस तरह से बच्चे की केयर करनी चाहिए अगर मदर HIV पॉजिटिव है, तो वो सारे डिटेल नोट्स आपको हमारे nursingfuture.in पे मिल जाएंगे। ये इसका जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया है इसी लिंक के थ्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉडिफिएबल रिस्क फॉर हाइपरटेंशन। इस हाइपरटेंशन का जो मॉडिफिएबल रिस्क है वो क्या है? मॉडिफिएबल मतलब बदला जाने वाला, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन में दिया है कि एथनिसिटी है, एज है, सेक्स है और या फिर ओबेसिटी है, कि इनमें कौन सा ऑप्शन है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके मॉडिफाई में जो ओबेसिटी है हम इसको कम कर सकते हैं, एज है वो अपनी जगह कंफर्म है, सेक्स भी अपनी जगह कंफर्म है, एथनिसिटी भी अपनी जगह कंफर्म है। बाकी इसका ये जो भी आपको अलग तरह के वर्ड लग रहे हैं इनके लिए आप परेशान मत होइए, इनकी टर्मिनोलॉजी सारी हम साइट में इसी सीरीज के अंदर लिख देंगे तो आप उसको आसानी से जाके पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट को इसका जो आंसर है वो ओबेसिटी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नॉट इंक्लूडेड मेजर क्राइटेरिया इन एक्यूट रियूमेटिक डिजीज। इनमें से कौन सा ऐसा मेजर क्राइटेरिया है जो इंक्लूड नहीं किया गया न्यूमेटिक डिजीज में? इरिथमा मार्गिनेटम है, पॉलीआर्थाल्जिया है, कोरिया है, पेनकार्डाइटिस है। तो यहाँ पे पॉलीआर्थाल्जिया है जो कि मेजर क्राइटेरिया
एक्यूट रूमेटाइटिक का मेजर क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि नॉट ए डाइटरी मॉडिफिकेशन इन हाई रिस्क कार्डियोवास्कुलर डिजीज ग्रुप, इनमें कौन सा ऑप्शन है जो कि डाइट से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। नॉट ए डाइटरी मॉडिफिकेशन से जो कवर नहीं होता है, ऐसा कौन सा रिस्क फैक्टर है जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज ग्रुप में होता है। तो इसमें बताया गया है कि एलडीएच कोलेस्ट्रॉल लेवल लेस देन 100 mg पर DL, या अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, सैचुरेटेड फैट इंटेक लिमिटेड टू टोटल कैलोरीज, सॉल्ट इंटेक लेस देन 5 ग्राम पर डे। तो इसमें देखा जाए कि जो एलडीएच कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको डाइट से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, बाकी अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल भी किया जा सकता है, सैचुरेशन फैट इंटेक लिमिटेड भी किया जा सकता है, सॉल्ट इंटेक भी कम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा एलडीएच कोलेस्ट्रॉल लेस देन 100 mg पर DL। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फॉलोइंग ऑल मेजर क्राइटेरिया ऑफ जोन्स इन रियोमेटिक फीवर एक्सेप्ट, इनमें से किसको छोड़ के बाकी सब मेजर क्राइटेरिया हैं रियोमेटिक फीवर के। कार्डाइटिस है, पॉलीआर्थराइटिस है, कोरिया है, एलिवेटेड ESR है। तो इसका राइट आंसर है एलिवेटेड ESR। बाकी सारी ये जो सिम्टम्स आते हैं वो रियोमेटिक फीवर में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे कि नॉट रिक्वायर्ड फॉर CHI स्क्वायर टेस्ट के CHI स्क्वायर टेस्ट है, इनमें से किस ऑप्शन के लिए रिक्वायर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि नल हाइपोथेसिस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन्स इन डिफरेंट ग्रुप, प्रोपोर्शन इन डिफरेंट ग्रुप। इसका राइट आंसर है कि मीन्स इन डिफरेंट ग्रुप। तो आप इसी सीरीज के नोट्स में जाके nursingfuture.in पे पढ़ सकते हैं कि जो CHI स्क्वायर टेस्ट होता है वो क्या होता है और किस तरह से किया जाता है, इसके जो यूजेज हैं वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है कि मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर इन CHD ऑल एक्सेप्ट, एक इसको छोड़ के मॉडिफिएबल रिस्क CHD में कौन सा मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है। तो इसमें दिया है स्मोकिंग, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और पर्सनालिटी, कि कौन सा मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर इन CHD ऑल एक्सेप्ट, कि जो CHD में कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है, कि इसको छोड़ के। तो इसमें स्मोकिंग है, ये भी रिस्क फैक्टर, ये चारों ही हैं, लेकिन ये स्मोकिंग है, इसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। ओबेसिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो पर्सनालिटी है, हमारा जो भी फिजिक है, जैसे भी है, वैसे जो पर्सनालिटी में आते हैं वो जैसा है वैसे ही है, उसको बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें लिखा है कि आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि 200, 220, 300, 320। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता है कि जो आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो अप्रॉक्स 200 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें बताया गया है कि द मोस्ट कॉमन कैंसर अफेक्टेड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स वर्ल्ड वाइड। इस वर्ल्ड वाइड लेवल पर अगर देखा जाए कि ऐसा कौन सा कॉमन कैंसर है जो मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। तो इसके ऑप्शन में दिया गया है कैंसर ऑफ पेनक्रियाज, बकल म्यूकोजा कैंसर, लंग कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर। तो इसके ऑप्शन में हम देखेंगे कि जो आप समझे हैं बिल्कुल वही आंसर ठीक है, कि इसका जो लंग कैंसर है वो मेल और फीमेल दोनों को वर्ल्ड वाइड लेवल पर बहुत अफेक्टेड करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कैंसर अफेक्टेड इंडियन फीमेल्स, की इंडियन फीमेल्स को अफेक्ट करने वाला सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है। तो इसके ऑप्शन में दिया गया है कि सर्वाइकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोनिक कैंसर है। तो इसका भी आंसर आप लोगों ने ठीक समझा है तो आप कमेंट भी जरूर कर दीजिए। तो इसका आंसर है ब्रेस्ट कैंसर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताया गया है कि मोस्ट कॉमन कैंसर अमॉन्ग वुमेन वर्ल्ड वाइड इज, कि जो वर्ल्ड वाइड में वुमेन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाला कॉमन कैंसर है वो कौन सा है। इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोनिक कैंसर। इसका भी आंसर सही समझे और इसका भी आंसर ब्रेस्ट कैंसर ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन रिफ्लेक्ट द मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ प्रीवियस।
इसमें आप लोग अगर हॉस्पिटल सेक्टर में काम करते हैं तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। ग्लाइकोसाइलेटेड मतलब जो HbA1c का टेस्ट कराते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को देखने के लिए कि लास्ट स्टेज में इनका ब्लड ग्लूकोज जो ब्लड शुगर लेवल है वो लगभग कितना रहा होगा। तो आपको पता होगा कि ये कितने दिन के इंडिकेशन को जानने के लिए कराते हैं। तो इसका आंसर है 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। तो यहाँ पे भी आपका आंसर एकदम सही है। आप बिल्कुल सही समझे हैं कि 3 मंथ के लिए कराते हैं। और कहीं कहीं पे यहाँ का ऑप्शन 3 मंथ होता है, कहीं कहीं पे 90 डेज भी लिखा होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 3 मंथ, 90 डेज, कुछ भी ऑप्शन हो, दोनों ही सही है। फिर हम नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एनोवा इज यूज्ड, जो एनोवा है किस लिए यूज करते हैं। तो इसके ऑप्शन में देखेंगे तो इसके ऑप्शन में बताया गया है कि टू कंपेयर मीन्स इन 2 ग्रुप्स, टू कंपेयर मीन्स इन 3 or more ग्रुप्स, टू कंपेयर मीन्स इन 1 ग्रुप्स बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसमें टू फाइंड कोरिलेशन। जो एनोवा है इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसके ऑप्शन में बताया गया है कि ये 2 ग्रुप को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर 3 या उससे अधिक ग्रुप को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर एक ग्रुप में कोई भी हम रिसर्च कर रहे होंगे, हम उसके इंटरवेंशन के पहले या इंटरवेंशन के बाद में उसको कंपेयर करते हैं। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है कि इसको जो यूज करते हैं वो कोरिलेशन देखने के लिए यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि टू कंपेयर मीन्स इन 3 or more ग्रुप्स। तो आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं कि एनोवा क्या है, एनोवा की क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो एनोवा की डिटेल आप इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन में, आप अपने डिस्क्रिप्शन के इस लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ए पेशेंट इज कॉल्ड ओबेस इफ BMI इज, अगर किसी पेशेंट का BMI इतना है तो उसको ओबेसिटी की कैटेगरी में रखेंगे। तो हम देख लेते हैं BMI कितना है। तो ऑप्शन में 20 to 30 बताया गया है, मोर देन 25 बताया गया है, मोर देन 30 बताया गया है, मोर देन 40 बताया गया है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर देखना है। यहाँ पे भी आपका राइट आंसर एकदम सही है कि अगर किसी का BMI मोर देन 30 है तो उसे ओबेसिटी की कैटेगरी में रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बताया गया है कि BMI फॉर नॉर्मल वेट इज, कि अगर किसी का नॉर्मल वेट की कैटेगरी में देखा जाए तो उसका नॉर्मल BMI कितना होगा। तो यहाँ के ऑप्शन में दिया गया है कि 18.5 to 27.99 होगा, 18.5 to 24.99 होगा, 23.0 to 24.99 होगा, या मोर देन 30 होगा। तो यहाँ पे भी आपका आंसर एकदम सही है कि 18.5 to 24.99 यहाँ पे इसका जो BMI होगा। तो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट में BMI का पूरा चार्ट आपको डिस्क्राइब करके बता देंगे, जिससे कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत रेंज इधर उधर कर देते हैं और हम लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, सही आंसर नहीं दे पाते हैं। इसलिए अगर पूरा चार्ट हमारे माइंड में क्लियर होगा तो हमें इसके लिए कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना पड़ेगा, हम इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि BMI इज ऑल्सो नोन एज अनदर नेम ऑफ BMI। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में दिया गया है क्यूटेलेट इंडेक्स दिया गया है, लॉरेंट्ज इंडेक्स दिया गया है, ब्रोका इंडेक्स दिया गया है, कार्पुलेंस इंडेक्स दिया गया है। किन में से कौन सा ऐसा नाम है, कौन सा ऐसा इंडिकेशन है जिसको हम BMI के दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट है। तो इसका आंसर है कि क्यूटेलेट इंडेक्स है, इसको BMI के रूप में जानते हैं। BMI इज ऑल्सो नोन एज क्यूटेलेट इंडेक्स। तो आप ये भी वहां जाके पढ़ सकते हैं कि क्यूटेलेट इंडेक्स है, कैसे यूज होता है, क्यूटेलेट इंडेक्स को BMI का नाम क्यों मिला, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि BMI इज डिफाइंड एट, BMI का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि वेट पर केजी बाय हाइट स्क्वायर मीटर में इसको कैलकुलेट करते हैं, या वेट पर केजी हाइट 1.6 सेंटीमीटर से कैलकुलेट करते हैं, या माइडर्म सरकमफरेंस पर सेंटीमीटर टू हेड सरकमफरेंस पर सेंटीमीटर से कैलकुलेट करते हैं, या माइडर्म सरकमफरेंस बिटवीन एजेस टू 1 to 5 ईयर से करते हैं। तो इसका भी बहुत सीधा सा फॉर्मूला है कि वेट पर केजी हाइट स्क्वायर मीटर से इसका फॉर्मूला देखते हैं।
इस तरह से हम BMI को कैलकुलेट करते हैं कि किसी का BMI कितना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बताया गया है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज, ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज कैटरेक्ट, ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज कैटरेक्ट है, ट्रोकोमा है, विटामिन ए डिफिशियंसी है या ग्लूकोमा है। तो यहाँ पे अगर आप विटामिन ए डिफिशियंसी से कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इंडिया में जो ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज है वो कैटरेक्ट है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें देखते हैं कि जो विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, ये आप सबको पता है कि कौन सी विटामिन से नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होती है। तो यहाँ के ऑप्शन में दिया गया है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप सबको पता है कि विटामिन ए के कॉज से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, नोटिफिकेशन के आइकॉन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर लीजिए और हमारी वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें, चाहे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू विजिट करें या जब भी फ्री हो तो www.nursingfuture.in को विजिट करके आप रिलेटेड नोट्स भी पढ़ सकते हैं। तो हमारी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे पूरी हुई। डिटेल देखने के लिए आप वेबसाइट पर जाना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।